Hello, and welcome to the Everything Sports Podcast. And today we have a very special MMA episode. माइक टाइसन और मोहम्मद अली अगर दोनों अपने पीक पर लड़ रहे हैं सेम वेट क्लास पर, दोनों अलग अलग लेजेंड है। और अगर पीक पे कहा जाए तो माइक टाइसन राइट। माइक टाइसन एक एनिमल था, ही वाज ब्रूटल। मोहम्मद अली वाज वेरी पेसी एंड उसका करिश्मा था एक फाइटर का, वो जो बातें करता था। ये सारे पॉइंट्स जाते हुए ऋषभ के और पॉइंट्स जाते हुए। आपका फेवरेट यूएफसी फाइटर कौन है? फीमेल फाइटर बहुत अच्छी लगती है, रोज नामायूनस। दूसरा मैक्स हॉलोवे बहुत अच्छा फाइटर है, क्योंकि वो भी दिमाग से खेलता है। Hello, and welcome to the Everything Sports Podcast. And today we have a very special MMA episode. So, guys, we have Mr. Vikas with us, who is an IMF trained referee, a national MMA Federation vice president, and an Asian Games representative for India. So, Mr. Vikas, Hi. UFC में कैसे घुसे? And ये कौन है? ये वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर जो ना तो आपको ऑफेंस करता है ना डिफेंस करता है, और आपको मजबूर कर देता है कि मुझे मारो। भाई ऋषभ, ऐसे ही मारूंगा तो। नहीं, we'll see. तो सर बेसिकली वी वांट टू नो, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि जर्नी क्या है, एक एमएमए क्या है। एंड इनिशियली यू स्टार्टेड विद कराटे वाज योर मेन थिंग। यस। तो कराटे से एमएमए कैसे, मतलब, और कितना डिफरेंट है ये? सो लाइक कराटे से एमएमए, मतलब ऐसा नहीं कि कराटे छोड़ दिया है फिर एमएमए कर रहे हैं। सो आई एम एसोसिएट विद कराटे आल्सो, बट एमएमए कैसा है कि अभी वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग स्पोर्ट, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता था कॉम्बैट स्पोर्ट्स के तरीके से, जिसमें आपके लिए बाउंडेशन बहुत कम हो जाती है। अगर आप बॉक्सिंग देखें, रेसलिंग देखें, कराटे देखें, या अगर मार्शल आर्ट्स की इनकी गिनती करेंगे तो 40 से ज़्यादा डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स रहते हैं। तो सबके अंदर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स के पर्पस से बहुत ज़्यादा है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देख के अगर हम बोलेंगे ना, तो एमएमए से अच्छा सेल्फ डिफेंस के लिए कोई कॉम्बैट स्पोर्ट है ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि सब अलाउड है। और जब लड़ने की बारी आती है तो बॉक्सर्स को सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे पंच ना लग जाए, और मुंह पे ना लग जाए, बॉडी पे ना लग जाए, और बट क्या सोचना है उसको, सिर्फ पंच ना लग जाए। बट जैसे ही आप एमएमए करते हैं तो आपको ये भी डर रहता है कि पंच तो ठीक है, मुझे किक ना लग जाए, किक तो ठीक है, मुझे टेक डाउन कोई ग्रैब करके ना, तो आपका सोचने का जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो उस तरीके से एमएमए एक डिफिकल्ट स्पोर्ट्स भी और एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स भी है, और इसी कारण से अभी वर्ल्ड के टॉप ग्रोइंग, मतलब इतने कम समय में किसी भी स्पोर्ट ने ग्रो किया है तो उसमें एमएमए को हम सबसे पहले नंबर। बाकी सबको देखेंगे तो एंशिएंट स्पोर्ट है। रेसलिंग उस जमाने से चला आ रहा है, जब भीम महाभारत के टाइम पर रेसलिंग करते थे, और तो हर एक स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बट एमएमए बहुत न्यूली स्पोर्ट है, बट जिस लेवल पे आज एमएमए है वो बहुत बड़ी बात है। पर सर, लाइक मेरे को जानना है, आपने लाइक स्टार्ट करा कैसे? लाइक इनिशियली आपने जब कराटे करा था स्टार्ट, तो आपका रीजन क्या था स्टार्ट करने का उस टाइम? देखिए, झगड़ा था कितने किसी साल? से? नहीं ऐसा वो मैं बताता हूँ कि झगड़ा था या क्या है। तो एज अ कोच जब मैं रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पिट के आ जाते हैं, और आज ही उनको ऐसा करना है कि कल ही जाके पीट दूँ। और ब्रेकअप वाले लोग हैं कि नहीं है? लेकिन उसके बाद ही पिट के आ रहे। तो लाइक मेरा जो रहा, तो बचपन में मैं कुछ 7 साल का 8 साल का था, तभी से मैं स्पोर्ट्स में था, और उसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल है। जो मेरे अंकल थे, मेरे मामा थे, वही मेरे गुरु थे एज अ कोच। तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हमको। तो शुरू में तो मतलब क्रिकेट तो बहुत ज़माने से चला ही आ रहा है, तो क्या करते थे कि कोई भी टाइम मिला तो बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में क्रिकेट खेलने चले गए। घर पे बताया भी नहीं, चुपचाप बॉल उठाई, बैट उठाई, चले गए।
तो पेरेंट्स को लगा कि यार खेल ही रहे हैं तो जबरदस्ती कहीं ढंग की जगह पे खेलो, जबरदस्ती बच्चों के साथ में खेल रहे हैं जिसका कोई फोकस नहीं है यार, कुछ भी नहीं। तो ऐसे टाइम पास के लिए धीरे धीरे शुरू किया, बट टाइम पास करते 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 वो एक बार छोटे बच्चों में रहता है कि कहीं घूमने के लिए भी मिल रहा है, कंपटीशन खेलने जा रहे हैं तो घूमने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ी सी किसी साल थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली तो मेडल भी मिल गया, तो फिर वो मोटिवेशन तो मोटिवेशन मिलते जाता, मजा आने लगता है। वो हार और जो जीत रहती है तो उसका दुख और सुख, ये सारी चीजें मिलके फिर गवर्नमेंट की स्कीम है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने मतलब कराटे को इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ पर हम एज एन एथलीट मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर मेरे सीनियर थे पारितोष शर्मा सर और जयदेव शर्मा सर, लाइक वो हमारे कोच थे ही। तो धीरे 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 वहाँ से जब एक बार खेलना शुरू किया, अच्छा मैं बता दूं कि लोग कई बार हारने के बाद होपलेस भी हो जाते हैं और कि अरे क्या करना है, पेरेंट्स भी बोल देते हैं ठीक है जबरदस्ती का क्यों, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी, पढ़ाई करो या ये। मैं मेरा बता दूं कि मैं 1990 से शुरू किया मैंने और 2010 तक, सॉरी 2000 तक, 1990 से 2000 तक 10 साल तक मेरे पास जीत के नाम पर सिर्फ 3 सिल्वर मेडल थे। इसके अलावा ना तो कोई गोल्ड मेडल था ना कोई दूसरा मेडल था। बट 2000 में जब मैंने अच्छे से शुरू किया तो फिर कह सकते हैं 5-6 साल तक मैं अनबीटेबल रहा, मैं हारा ही नहीं। क्यों? किस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं? कराटे की बात कर रहा हूँ, ये मैं कराटे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं हारा ही नहीं। तो और एक टाइम पर ऐसा हो गया कि मैं इंडिया का टॉप एथलीट था और उस रिकॉर्ड के साथ में मेरे पास अभी जो मेरा नेशनल रिकॉर्ड है वो 24 गोल्ड मेडल का है नेशनल लेवल पे, और सीनियर कैटेगरी में मैं कुछ 6 से 7 साल तक अनबीटेबल रहा, मैं हारा ही नहीं। और इसी दौरान फिर मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तकरीबन 6 से 7 इंटरनेशनल खेले और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला। हम तरसते थे कि हम शहर से बाहर जा पाए, मैं देश से भी बाहर जा पाया। तो वो सारी जर्नी थी और बहुत अच्छी जर्नी थी। और कई लोग पूछते भी थे कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है ये, मतलब इतने अचीवमेंट लेके और कैसा। तो मतलब ओवरऑल जब पूरा वैल्यूएशन करेंगे आप तो वो जीत से ज़्यादा खुशी आपकी जो जर्नी रहती है उसकी बहुत खूबसूरत रहती है। आपने खून पसीना बहाया, आप इंजर्ड हुए, फिर आपने रिकवर किया, रोज़ कर रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, मार खा रहे हैं और कोच की डांट सुन रहे हैं, एप्रिसिएशन ले रहे हैं अपने कलीग्स का। सबसे बहुत अच्छा ये भी है कि जब हम ट्रेन करते थे तो मेरे साथ में बहुत सारे जो थे, तो हम तकरीबन 7 से 8 लोग तो नेशनल चैंपियन थे। तो हमारी जब ट्रेनिंग करते थे तो मैं जिस पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो भी नेशनल चैंपियन इन हिज ओन कैटेगरी, तो उसका हमको बहुत फायदा मिला। सो मतलब सिर्फ ट्रेनिंग क्लब अच्छा हो, सिर्फ कोच अच्छा हो, इतना काफी नहीं है। आपके जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी अगर आपके लिए टफ चैलेंजर है तो आपको तो वहां जाके तो लूजर्स के साथ फाइट करनी है। आप अगर आप यहाँ विनर्स के साथ में, यस। बट एज यू सेड अर्लियर कि एमएमए एज अ स्पोर्ट मतलब ठीक है, काफी ज्यादा, एक तो 24 घंटे यू हैव टू बी ऑन ड्यूटी। आप 24 घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट्स पे जाके प्रैक्टिस किया आपने, क्या खा रहे हो, क्या कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, ये सारी चीजें। इसके अलावा एमएमए इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट बिकॉज आपको आपकी डाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज एक नॉर्मल इंसान जो कि इसमें घुसना चाहता है, अब इक्विपमेंट्स और ये सब ट्रेनिंग का खर्चा तो है ही, बट एट द सेम टाइम डाइट को कैसे, इंजरीज का भी खर्चा, इंजरीज का एग्जैक्टली आपका इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपके कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं अभी तक? नहीं, मैं टचवुड की सुरक्षित हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। उसका एक कारण ये भी है कि कई बार जैसे एथलीट इंजर्ड होते हैं तो सबको ना क्विक कुछ तो भी चाहिए, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द बेसिक्स। तो अगर आप बेसिक पे वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर पंच, पेशेंस नहीं रहता लोगों को। जैसे मैं एज अ बिगिनर मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ पर दूर सीनियर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग सुप्लेक्स और दिस एंड दैट, जंप किक्स, ये वो। तो मैं जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया ना तो मुझे तीसरे दिन वो करना है। कई बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि किसी को जिu-jitsu फाइट करते देखते हैं तो सर मैं भी कर लूं क्या? तो फिर मैं जो सीनियर है उनको समझा के बोलता हूँ कि नया है, थोड़ा सा सबक इसको मिले, बस उतना ही करना है इसके साथ में, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि भाग जाए दूसरे दिन ही ट्रेनिंग से कि बस कल से बोले ये नहीं करना, नॉर्मल करते। तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं, उठा के ही तो फेंकना है और दबोच लेना है और ऐसे पकड़ लेना, वैसे पकड़, बट
स्पोर्ट वैसा नहीं है, हाईली टेक्निकल है बहुत। आपको सिर्फ लात घूंसे पंचिंग बैग पे मार देना या उठा के पटक देना इज नॉट जस्ट स्पोर्ट। आपको बहुत टेक्निकली सोचना पड़ता है। ये देखने में कॉम्बैट स्पोर्ट है लेकिन ये शतरंज है। आपको पूरा जाल बिछाना पड़ता है सामने वाले को दबोचने के लिए, कि आप दिखा रहे हो कि मैं ग्रैब करने वाला हूँ बट आप किक मार रहे हो, बट आप पंच मार रहे हो। तो जितना आप अच्छा समझ लोगे सामने वाले को, कंफ्यूज कर लोगे, उतना आसान हो जाएगा आपकी फाइट लड़ना। तो इंजरी पे हम अगर जाएं तो वही एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको समय खर्च करना चाहिए था, थोड़ा सा पंचेस करते, आप 8-10 दिन पंच पे खर्च करते, और आप सीधा जाके फाइट करोगे, मोर देन आपकी पोटेंशियल से ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो आपको शोल्डर इंजरी हो जाएगी, बैक में इंजरी हो जाएगी, स्पाइन में इंजरी हो जाएगी। तो धीरे 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 मतलब गो विद द फ्लो। आप कोचेस को और सीनियर को सुनिए, उनको देखिए। किसी ने 4 साल ट्रेनिंग किया हुआ, उससे आप आके चौथे दिन बोलोगे चलो अपन फाइट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो लाइक वो उस तरीके से ही हमको ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बिगिनर्स के लिए है। और रहा इंजरी का पार्ट, तो अगर आपका जो भी पार्ट कमज़ोर है तो उसके सपोर्टिंग में अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, आपके घुटने कमज़ोर हैं तो थाइस पे काफ पे वर्क करिए, आपकी स्पाइन या बैक कमज़ोर है तो बैक के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, पार्टनर्स के साथ में अच्छे से ट्रेनिंग करिए, तो इंजरीज नहीं होती है। अगर हर एक फाइटर, किसी का लिगामेंट चला गया तो 6-8 महीने तो वो इसको ट्रीटमेंट में लग गया, फिर रिकवर करने के लिए 4, किसी एक फाइटर के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग भी मिस हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 10 महीने और साल भर ट्रेनिंग मिस करने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस भी वापस आना। हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी वापस आना। सर तो जैसे अभी मतलब आई नो रेसलिंग में था वो, पर जैसे विनेश फोगाट वाला जो वेट का हुआ थोड़ा बहुत, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि एमएमए भी एक स्पोर्ट है जिसमें वेट को बहुत मानते हैं और थोड़ा सा भी बहुत वैल्यू रखता है। कितना डिफिकल्ट रियलिस्टिकली होता है 100 ग्राम भी कम करना? 100 ग्राम में पूछ रहा हूँ क्योंकि रिसेंट एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा कम भी ले सकते हो आप। पर 100 ग्राम एडवांटेज भी प्ले करता है क्या? हाँ, और कितना एडवांटेज प्ले करता है वो रियलिस्टिकली, और बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत है जो हमको नहीं पता होती है एज नॉर्मल फैन। तो होता क्या है कि मैंने आपको घर पे इनवाइट किया और आपकी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, और मैंने आपको 6 खिला दी हैं। उसके बाद बोलूँगा 1 लड्डू और खा लीजिए, बोलोगे सर उल्टी हो जाएगी मेरे को, मैं ये खा ही नहीं पाऊंगा। तो वजन बढ़ाने के टाइम पर भी वही सिचुएशन है, वेट लॉस करने के टाइम पे भी वही सिचुएशन है। तो जब आप वेट लॉस करने के लिए जाते हैं, पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं, फिर उसके बाद बोला जाए कि 100 ग्राम क्या 2 ग्राम भी कम कर लो, और वो बात 100 ग्राम की नहीं है, वो वहां पर अगर उसका 25 ग्राम भी वजन, वो जो बार है अगर उसको अगर आपने क्रॉस कर दिया, वो 1 ग्राम भी कम है तो दे कांट, लाइक वो कंसीडर नहीं करते। और चूंकि ये हमारी एथलीट थी तो हम इतना ध्यान दे रहे हैं, और ले दे के कैसे भी एक गोल्ड मेडल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए बहुत ज्यादा। अभी अगर 6 गोल्ड मेडल आगे रहते तो बोलते कोई ठीक है चलो, नहीं लाइक रेसलिंग इज डिफरेंट, लाइक आई एम आस्किंग अबाउट एमएमए, क्योंकि जैसे लाइक यूएफसी में भी हम देखते कितने लाइक बहुत सारे अपोनेंट्स बोलते, रिक्वेस्ट करते दूसरे अपोनेंट्स को कि आप हमारे वेट क्लास पे आके लड़ो, तो वो कितना एडवांटेजेस है, या नीचे आके कितना लड़ना उनके लिए एडवांटेजेस है, क्या है? क्या होता है कि हर एक एथलीट, खासकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जिसमें कि बॉक्सिंग, रेसलिंग और अपना एमएमए, यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। और वेट लॉस का रीज़न ये रहता है कि कोई भी एथलीट जैसे अंडर 55 kg खेल रहा है या अपने से 5-6 किलो कम भी की वेट कैटेगरी में खेल रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि उसको पावर चाहिए अगली कैटेगरी का, बट खेलना उसको पिछली कैटेगरी में। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही एथलीट कर रहे हैं, आपके सामने वाला भी यही करके आ रहा है। हो सकता है आप 5 kg लॉस कर रहे हैं लेकिन वो भी 4 kg लॉस करके आ रहे हैं। जो भी जितने भी फाइटर खेल रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ 100% जो फाइटर खेल रहे हैं, कोई भी अपने एक्चुअल वॉकिंग वेट में नहीं खेल रहा है, वो वेट लॉस करके ही खेल रहा है, घटा के ही खेलते हैं, क्योंकि उनको वो पावर चाहिए। हमारा वॉकिंग वेट अलग रहता है, और अगर आप अपने एक्चुअल वॉकिंग वेट में खेलते हो तो आपके सामने जो आ रहा है वो अगली कैटेगरी वाला आ रहा है, तो आप 60 kg हो बट 70 kg वाले के साथ कैसे खेल सकते हो, क्योंकि वो 70 kg का है और वो अपना 6-8 किलो वेट लॉस करके आ रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, और ये हमारे एथलीट के साथ इस बार हो गया, नहीं तो ये हमेशा और खासकर ये ओलंपिक में हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा बूम पकड़ा इस मैटर ने। नहीं तो अगर ये वैसे नॉर्मली होता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता तो किसी को भी इतना ध्यान नहीं जाता था, और हमेशा ये स्पोर्ट्स में ऐसा होता ही है, ये इस तरीके की चीज है। हमारा भी एक एथलीट था अभी 3 साल पहले, लिटरली वो भी 100 ग्राम से ही मिस करके गया था, और वो भी बहुत पोटेंस रखता था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो, हैदराबाद से एक एथलीट है, तो वो 100 ग्राम उसका भी वेट ज़्यादा होने के कारण उसको एमएमए की एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप से उसको भी बाहर कर दिया।
और वो गोल्ड मेडलिस्ट था पहले। बट लाइक सर इसमें ज़्यादा इजी क्या है? वेट लॉस करना बढ़ाना या कम कर, लाइक और एडवांटेज ज़्यादा कहाँ है? वेट कम करने में ज़्यादा एडवांटेज है, वेट बढ़ाने में एडवांटेज नहीं है। क्यों? पर लाइक नॉर्मली आप अज्यूम करोगे कि वेट बढ़ा के पावर ज़्यादा मिलेगा। तुरंत पावर नहीं मिलता है ना। तुम्हें वेट बढ़ा भी नहीं आना अगर फॉर एग्जांपल आप बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर 55 से ज्यादा बढ़ा दिया तो तुझे ये देखना पड़ेगा कि जो तेरा फाइटर है वो उससे ज्यादा वेट कैटेगरी में था वो नीचे आया माना, पर करते हैं बहुत सारे फाइटर्स जाते हैं तो फिर कितना पावर इंक्रीज हो रहा है, लाइक वर्थ है इतना वेट? जैसे किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, हाई है। कॉनर मैकग्रेगर कर चुका है ये चीज, इसलिए मैं लाइक पूछ रहा हूं। तो किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और अच्छा है, और बट वो कॉनर मैकग्रेगर भी जो कर चुका है ना, तो वो उसने ऐसा नहीं कि वो अपने वॉकिंग वेट में घूम रहा है, तो उसने प्रॉपर एक तो टाइम स्केल उस पे खर्च किया, पूरा मसल ट्रेनिंग किया, वर्कआउट किया, तब जाके उसने वेट वैसा लेके आया और फिर वो जाके खेला। तो बट वेट बढ़ा के खेलना कि मैं 60 kg का हूँ और अगले 15 दिन बाद मेरे को वेट बढ़ा के और खेलना है, तो इट्स नॉट कम करके ज्यादा एडवांटेज। अच्छा आपके लिए अच्छा नहीं, आप ज्यादा खा के खेल ही नहीं सकते। वैसे इजी क्या है ज्यादा? रिलेटिवली लाइक दोनों ही मुश्किल है वैसे तो। हाँ दोनों ही मुश्किल है, वेट कम करके ही खेलना ज्यादा इजी, क्योंकि वेट ज्यादा करके तो आपको हार के ही आना। 10 में से 2 ही या 1 ही आदमी जीत सकता है, बाकी क्या। मेरा एक क्वेश्चन है, इस फील्ड में स्पोर्ट्स में कई लोग हैं जो कि बूस्टर्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके फाइट करना, एग्जैक्टली स्टेरॉइड्स की बात हो गई, वहाँ पे यूज़ करके उस स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट करते हैं। अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमें मालूम है कि बहुत सी टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं, टीम्स हैं जो कि इस चीज़ को टेस्ट करती है और रोकती है डोपिंग को। बट स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर लोकल टूर्नामेंट्स में, प्राइवेट टूर्नामेंट्स में ये चीज़ को आप नहीं रोक सकते, बिकॉज मुझे नहीं लगता वहाँ पे मतलब इन सारी चीज़ों में होता है ये सब। कितना है स्टेरॉइड्स और ये सारी चीज़ें कितना है अभी भी स्पोर्ट्स में ऑन अ नेशनल लेवल? डेफिनेटली है, और आपको कोई एथलीट के परफॉर्मेंस से भी दिखने में आ जाएगा कि अरे ये कैसा कर रहा है, एकदम एकदम जानवर के जैसा बिहेव कर रहा है रिंग के अंदर, इसको मार रहे हैं तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, और ये मार रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लोहा खींच के कोई मार रहा है। तो ये चीज़ तो है, अवॉइड करना चाहिए एथलीट को। अगर स्टेट लेवल पे कोई स्टेरॉइड्स लेके और गोल्ड मेडल जीत जा रहा है, कौन नोटिस कर रहा है उसको? 20 लोग 50 लोग अपना इंस्टाग्राम पे डाल देगा वीडियो और रील्स, बट वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। लॉन्ग टर्म पे ये आपके नुकसान की चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हो कि आप एक छोटे स्केल पे स्टेरॉइड्स लेके सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहे हो क्योंकि कोई स्टेज नहीं है वो प्रॉपर, और जिस स्टेज पे आपको जाके खेलना है वहाँ पे आप पकड़े जाओगे। सिंपल है, तो मतलब इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट लाइक बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। और सिर्फ ये वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं इससे आप खुश हो जाओ, ये नहीं है। आप लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने शरीर को खराब कर रहे हो, जहर डाल रहे हो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड पर लाइक अगर कोई इंस्टाग्राम की दुनिया में इंसान हो, इंस्टाग्राम की दुनिया में वैसे जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं फोटोज, क्योंकि स्टेरॉइड से सिर्फ आप में एनर्जी नहीं आती, आपके मसल कट्स भी अच्छे होते हैं, आप ज़्यादा अच्छा गेन कर रहे हो, कॉन्फिडेंस की बात है। तो डू यू फील लाइक कि लोग इंस्टाग्राम पे देख देख के दे आर लाइक यंगस्टर्स घुस रहे हैं इस चीज़ में? आपने आपके लोकल जिम में या फिर आपके लोकल सिनेरियो में देखा है लोगों को करते हुए, बच्चों को? मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, ना मैं उनको किसी को भी सलाह देता हूँ ऐसी कि आप ऐसी चीज़ें करो। और अगर किसी ने स्टडी करके किया है तो बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मेडिसिन देयर इज अ थिंग जिसका एक प्रॉपर कोर्स रहता है। क्या है ये? लाइक स्पोर्ट्स मेडिसिन के अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आप, बट वो ऐसा नहीं है कि मेरी कल फाइट है तो मैं आज मेडिसिन लेके और खेल जाऊँ। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्रॉपर कोर्स रहता है। लाइक जो थेरेपिस्ट रहते हैं या डॉक्टर्स रहते हैं जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने डिग्रीज लिए हुए हैं, उनसे अगर कंसल्ट करके किया जाए कि मैं कैसे अपने परफॉर्मेंस को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एथलीट ने बहुत अच्छे एफर्ट लगाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और एक लेवल पे जाके उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ नहीं रहा है और स्टक हो गया है, तो धीरे धीरे वो होपलेस होने लगता है। वहाँ पर जाके उसको एक्स्ट्रा कुछ तो भी डाइट भी लेनी पड़ती है, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, वो BCAA है या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हो, जो कोर्स के तहत ले रहे हो, तो फिर वो, और इसका साइकिल रहता है। और यहाँ तक कि कई बार आपने देखा होगा कि रेसलर्स भी ले रहे हैं, ओलंपिक लेवल के रेसलर्स ले रहे हैं, वेट लिफ्टर्स, खासकर इनका ही सुनने में आता है। तो इनकी प्रॉपर साइकिलिंग रहती है कि भाई 4-5 महीने बाद मेरा कंपटीशन है, 3 महीने का मेरा कोर्स है, 3 महीने में मैं ये मेडिसिन लूंगा और उसके बाद ये वॉश आउट हो जाएगी।
तो लिवर किंग जैसे भाई, लिवर किंग, हाँ मतलब लिवर किंग की देखो 6 लोगों की टीम होती है, वो कंसल्ट करके लेता था। हाँ, और छोड़ते टाइम भी उसने वही बोला कि लाइक मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, ऐसे एक बार एकदम से आप शट भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर बॉडी वो हो जाए पूरी उसकी। तो बॉडी यूज टू हो जानी चाहिए, फिर वो क्या है आपके ब्रेन में वैसा अडोप्टेशन के मेरा तो ये परफॉर्मेंस, एक बार ही आपने, मेरी कैपेसिटी है 70 kg वेट रेज करने की या फाइट करने की वैसा, और मैं 120 kg वेट उठा रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ये तो मैं उठा सकता हूँ। तो उसको कंटिन्यू मसल को भी यूज टू हो गया, 3 महीने बाद मेरा साइकिल भी खत्म हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, बट मैं 70 से 120 किलो तक पहुंच गया, मैंने जस्ट डबल के आसपास मेरा परफॉर्मेंस हो गया। तो करते हैं, बट वो ये है कि प्रॉपर कोर्स के तहत उस चीज को किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस में किया जाए, तो वो ठीक है, नहीं तो वो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करना इज नॉट गुड। आपकी लाइफ का कौन सा मैच है जो कि आपको याद आता है कि यार वो वाला एक कनेक्ट मैंने किया था, उसको मेरे को भी मजा आ गया वो कनेक्ट करने में? उस मैच के बारे में बताइए थोड़ा। लाइक पहले तो आप लाइक क्या हो, आप ग्रैपलर हो या स्ट्राइकर हो ज़्यादा MMA वाइज? मैं अगर जैसे अभी मेरे पास जो एथलीट्स हैं, प्रो एथलीट भी हैं, नेशनल लेवल के चैंपियंस भी हैं, एक मेरी स्टूडेंट है सुरभि सांखला, उसने लाइक इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल जीत के भी लाई लास्ट कंपटीशन में, काफ़ी नाम हुआ उसका, पाकिस्तान को हराया था उसने फाइनल में। तो लाइक अच्छा है, इंदौर के जो पब्लिक है उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया काफ़ी अच्छे से, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उसको। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, एज एन एथलीट आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब आप लगता है कि नहीं कोच को उतना मज़ा नहीं आता होगा जितना एथलीट को आता है, बट एज अ कोच जब आप देखते हो कि आपका बच्चा जीत रहा है, तो फिर एज अ कोच भी आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। आपका बच्चा केज के अंदर पिट रहा है तो भी आपको ऐसा लगता है अरे यार, तो आप होपलेस होते हो कि नहीं ये ऐसे कर सकता था। कई बार मेरे साथ क्या रहता है कि मैं एज अ रेफरी, ऐसा रूल है कि जब भी आप रेफरी हो तो आप आपके किसी भी एथलीट को या आपकी किसी भी टीम मेंबर को आप चीयर नहीं कर सकते, उसको गाइड भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक बायस्ड हो जाता है कि नहीं वो तो अपनी टीम को कि, और आप केज लीडर भी हो, केज पूरा आपके कंट्रोल में है, तो आपका फाइटर आएगा तो आप अपने जजेस को भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस चक्कर में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं किसी को, अगर बायस्ड होना है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो ही जाइए आप, उसके साथ मेहनत करिए वैसा कि जब वो वहाँ पर केज में खेले तो उसको आपकी ज़रूरत ना रहे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, फाइटर हारते हैं तो दुख भी होता है, जीतते हैं तो वो खुशी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट लाइक एज एन एथलीट जर्नी, जैसे आपने बोला कि कभी कितना मज़ा आया था, तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि उसके अंदर 6 रिंग चल रही हैं और 2000 लोग मेरे फाइट को देख रहे हैं, तो सारी रिंग को छोड़ के लोग मुझे ही देख रहे हैं। तो वो एक कराटे फाइट थी या MMA फाइट थी? कराटे फाइट थी। हाँ। मैं फाइटर के तौर पर कराटे फाइटर रहा, बट मैं जब भी ट्रेनर हूँ तो मैं MMA ट्रेनर हूँ। और मुझसे बोला भी था जब भी मैं प्लेइंग पीरियड में था, तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स थे जो MMA खेलते थे, तो बोलते यार विकास आजा MMA खेलते हैं, बहुत आसान है, पीट देंगे अपन तो इनको आसानी से। तो बट उस टाइम पर मैंने एज एन एथलीट नहीं आया, क्योंकि मैं कराटे में अच्छे हाइट पे था, बहुत मेरा नाम था ऑलरेडी, तो तब नहीं कर पाया। फिर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि MMA तो करना ही चाहिए, और मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं कर रहा था। अभी हमको 8 से 9 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में MMA को प्रमोट करते करते, काफी अच्छे हमने इवेंट्स भी किए। आई थिंक इंदौर में दिस इज द ओनली वन, जैसा आप बता रहे थे MP में शायद दिस इज द ओनली क्लब जहाँ पे आप आके प्रॉपर MMA सीख सकते हैं, एंड यू हैव अ रिंग आल्सो। MP में दूसरी जगह पर भी है, बट वो हमने ही प्रमोट किए हुए हैं। मतलब मैं स्टेट की एसोसिएशन का फाउंडर भी हूँ, तो मेरा काम है कि मैं भोपाल में भी एथलीट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊँ, मैं जबलपुर में भी, मैं ग्वालियर में भी, तो हर जगह पर हमारे साथ में अच्छे वर्किंग हैंड्स हैं जो हमारे साथ में मेहनत करते हैं, और वहाँ से भी टीम आती है। अभी हमको नेक्स्ट मंथ मुंबई खेलने के लिए जाना है, तो हमारी लगभग 50 लोगों की टीम है वहाँ पर खेलने जा रही है। तो सबकी म्यूचुअली वो टीम जाती है, कहीं से 15 कहीं से 20 एथलीट ऐसा करके, और सब मेहनत करते हैं बहुत अच्छे से। और अगर जैसा अभी आपने भी पूछा था कि सर आप क्या डोमिनेट करते हो, स्ट्राइकिंग या, तो जब मैं सिर्फ कराटे करता था तो मुझे लगता था कि ये ही सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी MMA के लिए आए तो आपके पास वेराइटीज आ जाते हैं। अभी मुझे लगता है कि जुजुत्सु भी बहुत अच्छा स्पोर्ट है कराटे के साथ साथ, तो और मिक्स मार्शल आर्ट में आपको सारी चीज़ें चाहिए। आप
आपका किसी एक मसाले से आपकी ग्रेवी तैयार नहीं होने वाली है। आपको MMA के अंदर जुजित्सु भी चाहिए, रेसलिंग भी चाहिए, जूडो भी चाहिए। ये ग्रैपलिंग आर्ट हो गए। उसके साथ साथ अगर स्ट्राइकिंग देखें तो मुए थाई भी चाहिए, किक बॉक्सिंग भी चाहिए, बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, ये सारी चीज़ें। और जो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर पैचअप मिक्सअप कर लेता है वो चैंपियन बन जाता है। सर तो बेसिकली MMA में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सड अप रहती हैं, मतलब आपको बहुत एक ही फाइटिंग स्टाइल से आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, बहुत सारी फाइटिंग स्टाइल्स आपको सीखनी पड़ती है। बट इन द लास्ट 1.5 years जहाँ पे हम बात करें MMA का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज़ UFC, वहाँ पे कहीं ना कहीं रेसलिंग को डोमिनेशन माना जा रहा है कि जिसकी रेसलिंग सबसे ज़्यादा है वो फाइटर डोमिनेट करता है। उस पर आपका क्या कमेंट है? ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पोर्ट बहुत अच्छा होता है या रेसलिंग को डोमिनेशन माना जा रहा है। कुछ एक फाइटर्स होते हैं वो एकदम अलग एटीट्यूड के रहते हैं। तो ये जो रेसलिंग डोमिनेट कर रहा है ये आया सिर्फ खबीब के आने से। खबीब से पहले भी रेसलर्स थे, और आप DC को देखेंगे, डेनियल कॉर्मियर, तो ही इज़ ऑल्सो रेसलर। हेनरी सीजूडो रेसलर था और ये लोग भी हारे। और हेनरी सीजूडो तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। एंड रेसलर मतलब ग्रैपलिंग बैकग्राउंड, तो रोंडा राउजी वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि UFC को UFC बनाने में रोंडा राउजी और मैग्रेगर का बहुत बड़ा रोल। Yes, they were the face of it. हाँ, तो लोग मतलब इनके नाम से ही शोज बिक जाते थे। मतलब लाइव तो छोड़ो, टीवी पर भी जगह नहीं रहती थी। और बट और जूडो या ग्रैपलर थे रोंडा राउजी, बट ये बहुत बड़े एंटरटेनर भी थे। तो अभी कहा जाए तो खबीब, उसके बाद इस्लाम मकाशेब, तो इन 2 या 3 फाइटर को गिन लिया जाए तो इसके अलावा कोई बहुत ऐसा फाइटर नहीं है जो रेसलिंग में खतरनाक डोमिनेट करता है। टॉप पे। और वो जो इनकी वेट कैटेगरी है वहाँ पर भी रेसलिंग बहुत अच्छा वर्क कर जाती है। अगर आप इन 2-3 जो बीच की वेट कैटेगरीज को हटा दें तो लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर बहुत अच्छे, कोई ग्रैपलर आप नाम सोचेंगे तो मुश्किल से एक आध कोई आएगा। हैवी वेट में आप सोचेंगे तो मुश्किल से कोई एक आएगा, क्योंकि उस कैटेगरी में डोमिनेट हो ही नहीं पाता है। मतलब आप लाइक जॉन जोन्स के आगे कोई ग्रैपलिंग करके बताए, ठीक है। और दूसरा अपना ये है GSP है। तो ये क्या है इनका। और एज एन ऑडियंस अगर मैं इस स्पोर्ट को देखूं तो ये फाइट बहुत एंटरटेनिंग नहीं होती है। लोगों को पसंद नहीं है कि 2 लोग बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और जमीन पे जाके क्या कर गए वो पता ही नहीं चला। तो और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि इट्स लाइक बोरिंग हो जाता है। खड़ा करो सर, इनको खड़ा करो तभी लड़ेंगे। तो उतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं रहता है। अगर आप फिर से खबीब को बुलाए फाइट करने के लिए कि चलो खबीब फाइट करो, और उसके 15 दिन बाद मैग्रेगर को फिर से बुला दें, बेशक वो हार रहा है मैग्रेगर, बट फिर भी शोज लोगों को मैग्रेगर का ही देखना है, ठीक है। आपका फेवरेट UFC फाइटर कौन है और क्यों? फेवरेट और प्लस आपको कौन लगता है जो बेस्ट फाइटर है इन जनरल? अब तक हो सकता है फेवरेट अलग हो, सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट, मतलब UFC। हाँ, तो लाइक जैसे जॉन जोन्स बहुत शानदार है, और भी फाइटर्स हैं, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। बट एक तो मुझे अगर कहा जाए तो एक फीमेल फाइटर बहुत अच्छी लगती है, रोज नामायूनस। और मेरा सबका अपना अपना फाइट देखने का तरीका रहता है। मेरा फाइट देखने का तरीका रहता है टेक्निकल, कि टेक्निक्स कौन कितनी अच्छी। कोई बहुत फैंसी टेक्निक कर रहा है तो वो बहुत अच्छा फाइटर है, ऐसा नहीं है। तो टेक्निकल कौन बहुत अच्छा है और दिमाग से कौन लड़ रहा है फाइट को, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो रोज नामायूनस बहुत कामली फाइट करती है, बहुत एकदम इंतजार करती है सही टाइम का, और जबरदस्ती ऐसा रश करना और एक मार देना और फाइट जीत जाना वैसा नहीं। शी लाइक क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज एंड कैच दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो ऐसी सिचुएशन को बनाना और फिर लड़ना। तो एक तो रोज बहुत अच्छी फाइटर है इन फीमेल कैटेगरी अगर कहा जाए। दूसरा मैक्स हॉलोवे बहुत अच्छा फाइटर है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी दिमाग से खेलता है। और एंटरटेनर के तौर पर मैग्रेगर, और ये तो सबकी पसंद है, मुझे शैंडलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी एक मैग्रेगर या चैंडलर नवंबर में कौन जीत रहा है?
आपके हिसाब से? मतलब चाहते किसको आप? मैकग्रेगर चाहते हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शेंडलर जीतने वाला है। हाँ पर चाहते क्या हो? क्योंकि लेकिन ना हुआ क्या है, मैकग्रेगर का अगर पूरी हिस्ट्री देख लिया जाए तो वो जितने भी फाइटर्स से लड़ा है वो सारी फाइट ऐसी लगती थी कि इस बार तो मैकग्रेगर मार खाएगा। आड़ा टेढ़ा गालियां भी देता था, रेस्ट टॉक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर वो पीट दे रहा है। तो पब्लिक का फेवरेट हो गया वो ऐसा करके। तो अभी शेंडलर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है उससे ज्यादा, मैकग्रेगर से ज्यादा। और बाकी वो कुछ भी कर सकता है, मैकग्रेगर कुछ भी कर सकता है, लेकिन शेंडलर स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में हम कब देख सकते हैं कि इंडिया का कोई फाइटर यूएफसी के उस लेवल पे जाके खेले? क्योंकि मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो कि यूएफसी फाइटर मतलब एमएमए फाइटर्स को जो कि इंडिया के बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी चीप स्पोर्ट। हाँ। अगर आपको प्रोफेशनली उस लेवल पे लड़ना है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया में तक ग्रो नहीं हुआ है ना, या तो आपकी पॉकेट वेरी करनी चाहिए या फिर आपके पास स्पॉन्सर रहने चाहिए। एग्जैक्टली। तो और लोग बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम है जब हम इंडिया के फाइटर्स को देखेंगे यूएफसी जैसे प्लेटफॉर्म पे अच्छी फाइट्स लड़ते हुए? एक तो जो बाहर जा रहे हैं ना, इसमें मेरा एक कहना है कि इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे कोचेज हैं, और हम जब बाहर जाते हैं ना तो हमारे फाइटर्स की बहुत तारीफ होती है। नॉट एमएमए फाइटर्स, रेसलर्स की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि रेसलिंग हमारे बिकॉज दूसरे कंट्रीज से, जैसे कजाकिस्तान से एक फाइटर मिला, बोले वो इंडियन रेसलर्स दे आर लाइक ह्यूज, दे आर वेरी बिग, और ये वो कजाक। और एमएमए में एमेचर लेवल पे अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री रशिया के बाद। सबसे खतरनाक रशियंस तो है। अगर इंडियंस पहुंचे तो अच्छे लेवल पे ही होंगे। तो अभी क्या है, बट इंडियंस को क्या हो रहा है कि कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब तक ये वो ऐसा बार सेट है, जब तक इंडियंस यहाँ पहुंचते हैं ये लोग यहाँ चले जाते हैं, तो वो कैचअप हो रहा है, कैचअप हो रहा है। तो और उसका रीजन है कि एक तो सिर्फ जुनून काम नहीं करता है, वही चीज कि आपका चारों तरफ जो हो रहा है एटमॉस्फेयर है वो वैसा सपोर्टिव रहना चाहिए कि, और हमेशा आप उस जोन में रहना चाहिए, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे, कोचेस, फ्रेंड्स, सब लोग आपको सपोर्ट करें, अप्रिशिएशन मिले उस लेवल का, तो जाके। और इंडिया के अंदर तो पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है। आप देखो ना, वो पूजा तोमर हमारी फाइटर सिर्फ एक फाइट जीत के आई है और उसको कितना पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया। तो अगर कोई बेल्ट जीत के आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो पर आई थिंक एक एथलीट को वो सारी चीजें चाहिए रहेगी, इतना अगर कैचअप जल्दी करवाना है अपनी कंट्री को। तो जैसे मैकग्रेगर ने कैसे आयरलैंड में ग्रो करा वो स्पोर्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा निकला ऐसा। अपने कंट्री से भी कोई एथलीट चाहिए रहेगा जो एंटरटेनमेंट वाइज भी अच्छा हो, स्पोर्ट वाइज भी स्मार्ट हो, हर चीज में सही हो वो। क्योंकि यूएफसी मतलब एमएमए में लगता है आप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आप ओवरऑल परफॉर्मर, क्योंकि अबाउट सेलिंग टिकट्स, अबाउट सेलिंग। लोग हारते हुए फाइटर को भी पसंद करते हैं। आप नेट डियाज को देखो कब से हार रहे हैं, फिर से फाइटर। मैं एक्चुअली पूछना था आपसे, ये जैसे नेट डियाज हैं, ये मैस्विडाल है, ये जिनका स्टाइल कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट से इतना वो नहीं है, पर ज्यादा स्ट्रीट स्टाइल ज्यादा है, बैक एली फाइटर्स। तो उनके बारे में क्या थॉट है आपका? उनके फाइटिंग स्टाइल के? ये जबरदस्त लोग हैं, मतलब यूएफसी की फैन फॉलोइंग बढ़ाने में इनका रोल है। पर इनका लाइक एक टॉलरेंस लेवल भी बहुत है पेन लेने का। तो लाइक क्या आपका लाइक थॉट क्या है उस फाइटिंग स्टाइल पे उनका जो है? पूरा बहुत फाइट भी करते हैं, ब्रूटली करते हैं। लाइक मैस्विडाल को आप देखोगे तो उसको पता था कि उसने नी मार दिया है, वो फाइट को आप देखोगे तो नी मार दिया, सामने वाला गया, उसके बाद भी 2 पंच मार दिए उसको। हमारा वो एग्रेशन नहीं है। इंडियन फाइटर कोई होगा ना, तो अगर वो ड्रग्स नहीं लिया हुआ है तो ऐसी हरकत नहीं करते, उसको ऐसा करने के लिए ड्रग्स लेना पड़ेगा। मतलब वो कैसा भी ऐसा नहीं कर सकता कि सामने वाला मर गया है और उसके बाद भी 4 पंच मारे जा रहे हैं। तो एटीट्यूड तो वो चाहिए अपने को, वो एटीट्यूड की एक तो कमी है थोड़ा सा इंडियन एथलीट के अंदर। दूसरा ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ के अभी आप देखोगे तो खबीब भी पंच मारने लग गया था, तो लाइक इस्लाम है तो वो भी पंच मार रहा है, किक्स मार रहे हैं। तो क्या है कि इनको अगर ग्रैपलिंग कर रहे हैं तो इनको एक ही चांस चाहिए, लेकिन जब तक वो चांस नहीं मिल रहा तब तक तो आपको स्ट्राइकिंग ही करनी है, इवॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो उतना वो आपको डिफेंस भी आना चाहिए। तो जैसा ये इनका जो बेस था वो था ग्रैपलिंग, बट इन्होंने किकिंग सीखा, पंचेस सीखा। तो वैसे ही हर एक एथलीट को उन चीज़ों पर भी
सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं तो रेसलर हूँ, ऐसा एक बार दबोच दूंगा और तो काम खत्म कर दूंगा, वो नहीं होता है। आप रेसलिंग करने के लिए नीचे जाओगे, सामने वाला घुटना उठा देगा तो आप नॉकआउट हो गए एक पंच में, और ऐसा होता भी है। तो वो ज़रूरत है बहुत स्मार्टली ट्रेनिंग करने की, और ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट में ओवरऑल सोचना पड़ता है। आपने जाके पाँव पकड़ लिया और गिरा दिया, ऐसा नहीं है। पाँव पकड़ने जाओगे पंच पड़ जाएगा, सामने वाले के ऊपर बैठे हो नीचे से सामने वाला मार देगा। बट रेसलिंग लाइक सेफ है, आपने ऐसा पकड़ लिया तो आपको पता है कि ये लात घूंसे नहीं मारेगा, कोहनी नहीं मारेगा। सर जैसे यहाँ पे जितने भी अलग स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया, यहाँ पे ना हेड इंजरीज और कंकशंस ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आए जा रहे हैं, जिससे अगर किसी को भी हेड इंजरी हो रही है थोड़ी सी भी, तो गेम को उसी समय रोका जा रहा है, मेडिकल टीम देख रहा है। UFC में, MMA में, जहाँ पे आपका काम है पंचेस मारना और पंचेस खाना, एक करियर जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर है उसका करियर पे क्या इफेक्ट आता है इतने ज़्यादा शॉट्स लेने का, सर पे लिवर शॉट्स लेना, टेक डाउन लेना, कैसे और प्रोलॉन्ग कैसे कर सकते करियर? तो इसके लिए एक तो ये रहता है कि जब भी एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है, जो भी इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कंपटीशन की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो कंपटीशन की बात करें तो जो कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उनको रखना चाहिए। एक अच्छा, अगर आप बहुत महंगी फैसिलिटी नहीं कर सकते हैं तो एक न्यूरो सर्जन को बिठा के रखें, जिसको अंदाज़ा रहे कि कितने इम्पैक्ट से चोट लग सकती है या संभावनाएं हैं चोट लगने की, तो जिससे कि हेड इंजरी, कोई भी मिस हैपनिंग को रोका जा सके। नॉकआउट तक ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइज ना हो या कोई मिस हैपनिंग ऐसी ना हो कि किसी की जान चली जाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम और कभी भी जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं एथलीट्स के, कि इस तरीके के टेस्ट करने के बाद ही आप खेल सकते हो। और एथलीट को भी हमेशा ईमानदार रहना चाहिए कि अगर कोई उसको कहीं और कोई कंकशन हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है कहीं गिरने से, कभी वो नॉकआउट या बेहोश हुआ है या कंपटीशन के अंदर हुआ है, तो उसको 4 से 5 महीने तक ब्रेक लेना चाहिए। कॉम्बैट ऐसा इम्पैक्ट से बचना चाहिए कोई भी, तो वो कोई भी मिस हैपनिंग होने से रोका जा सकता है या बचा जा सकता है। दूसरा, जब हम ट्रेनिंग करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स के दौरान, तो जब बार बार हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान शॉट्स खा रहे हैं, पंचेस खा रहे हैं या पड़ रहे हैं, तो हम अवेयर रहते हैं कि मुझे ये सामने वाले जो खड़ा हुआ है ये मुझे पंच मारेगा, और आपकी ट्रेनिंग हो जाती है शॉट्स को झेलने की। हर व्यक्ति को मतलब इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की अलग अलग कैपेसिटी रहती है। आप ज़्यादा ज़ोर से पंच खा सकते हो, आप उससे भी ज़्यादा खा सकते हो, शायद मैं कम इंटेंसिटी से पंच खा सकता हूँ। तो ये इसमें भी एक ये रोल रहता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि अब आप सिर्फ ऐसा बॉडी शॉट ट्रेनिंग करके खेलने के लिए आ गए और जहाँ पर आपको हेड शॉट पड़ने लगे, एक पंच में आप नॉकआउट हो गए, तो आपने कभी भी अपने ट्रेनिंग क्लब पर या आपके पार्टनर्स के साथ में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी होती है। हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज रहती हैं जो अपने कंकशन से बचने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं। हल्के हल्के धीरे धीरे पंचेस खाते भी हैं, जॉज पे पंच खाते हैं, मुंह पे, फेस पे पंच खाते हैं, नाक पे पंच खाते हैं। तो वो ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। कभी कभी नाक से भी खून निकलता है, होठ से भी खून निकलता है, और अगर आपको आदत नहीं है तो यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मैंने आपको पंच मारा और आपको खून निकल गया और मुझे ही उल्टियाँ हो रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है। खून देखने की आदत नहीं रहती है। और ये MMA का हो गया। मेरे पास जैसे कई लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, तो गर्ल्स आती हैं या नए लड़के आते हैं, तो मैं बोलता हूँ एक उसके सामने एक ट्रेंड लड़का या लड़की खड़ा किया और उनसे बोला मारो इसको जोर से, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, धीरे धीरे बेबी पंचेस मारते हैं। उनको लगता है कि लग ना जाए, उनको फील ही नहीं आता है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी, अगर सेल्फ डिफेंस के लिए भी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, MMA की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर रोड पे कभी जरूरत पड़ गई तो आप मार भी नहीं पाओगे। आपको पंचेस आते हैं तो भी आपका हाथ नहीं उठेगा कि मैं किसी को थप्पड़ मार दूं या कुछ, क्योंकि आपके अंदर ही नहीं है वो चीज़, आपके बिहेव में ही नहीं है। और बचने के लिए तो मारना पड़ेगा। जिंदा रहना है इस दुनिया में तो मारना पड़ेगा। केज के अंदर रहना है तो आपको मारना पड़ेगा। सर आप मेरे को ये बताओ, आपने वो मूवी देखी है ब्रदर? हाँ, उसमें अब ये टेक्निक की बात हो रही थी, उसमें क्या ख्याल है आपका टेक्निक के ऊपर? तो लाइक ये तो जो मूवीज़ हो, कोई से भी मूवीज़ हो या सारे मूवीज़ रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान्ड रहती हैं। हाँ। दिखाने के हिसाब से रहती है। हाँ, बट स्टिल एक
टेक्निक एक समझ तो आती है कि कौन से एक्टर ने मेहनत की है सीखने में। आपने हॉलीवुड में भी देखी होंगी बहुत सारी, जिससे उसकी थी यार, स्कॉट एडकिंस है, माइकल जे वाइट है। यस यस। तो आज तक आपको हॉलीवुड बॉलीवुड वाइज बेस्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस टेक्निक वाइज मिक्स मार्शल आर्ट्स का कहाँ लगा है सर? ये दो जो नाम लिए मैंने ये जबरदस्त हैं, स्कॉट एडकिंस और माइकल जे वाइट, जिसमें माइकल जे वाइट तो एक प्रोफेशनल फाइटर ही है। माइकल जे वाइट तो लाइक नहीं, पर एक एक्टर है मास्किंग जो थोड़ा बहुत कर चुके, दैट इज डिफरेंट ना। फिर वो तो मतलब ही इज एन एक्टर बट ही इज अ प्रोफेशनल। हाँ नहीं, लाइक दैट्स व्हाई आई एम नॉट काउंटिंग हिम, क्योंकि फाइटिंग बैकग्राउंड है इसलिए। क्योंकि उसका बैकग्राउंड है तो मतलब वो तो कर सकता है। पर एक्टर वाइज किसने अभी तक ऐसे बेस्ट पोर्ट्रे किया है टेक्निक? एक्टर वाइज तो स्कॉट एडकिंस है। हाँ, कौन सी मूवी में? अनडिस्प्यूटेड है। ओह, अनडिस्प्यूटेड, या एंड अमेजिंग। आपने देखी है? हाँ, अनडिस्प्यूटेड तो। पर आपका उन इट्स सब दैट पे प्रिजन क्या, वाला, राइट? प्रिजन वाला मूवी। उस सब पे क्या थॉट्स है? स्ट्रीट फाइटर जो आई थी मूवी, एंड एक और थी यार स्ट्रीट फाइटर। आपका सुल्तान पे क्या कमेंट है? सुल्तान के अंदर वो टाइगर वुडली को पीट देता है सलमान। वो कैसी लगी आपको मूवी रेसलिंग वाइज? इंडिया के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। और भाई मतलब है तो फिर तो हम तो नहीं, हम तो चाहेंगे ऐसी मूवीज बने। तो वो कई बार तो हमको सुल्तान का ही उदाहरण देके बताना पड़ता है, क्योंकि लोग माइकल जे वाइट को भी नहीं पहचानते हैं। अरे आपने इसलिए ये रख के रखा है ऐसे देख के पहचान में ये सलमान खान वाला। तो लिटरली एक जैसे सुल्तान मूवी आई तो सुल्तान में वो सलमान खान बोलता है कि मेरे को मेडल जीतना है, और ऐसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, सर ये यूएफसी का बेल्ट जीतना है। मैंने कहा हाँ, आओ कल से जीतने की तैयारी करते हैं। 3 दिन ट्रेनिंग किया, चौथे दिन नहीं आ पाया वो। पर अच्छा पैशन था, पैशन था, 3 दिन पैशन था बहुत। तो कई लोग आते भी हैं, समझते हैं चीज़ों को। कई लोग पहले से बोल के आते हैं, सर मेरे को प्रोफेशनल फाइटर नहीं बनना है, मुझे सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के लिए करना है। तो वो जो सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के लिए करना है, वो धीरे धीरे कई बार ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं और फाइटर बनने की कगार पे भी आ जाते हैं। और ऐसे कई लोगों को मैंने कंपटीशन खिलाया है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और मेडल भी जीते भी हैं वो। तो एक स्लो और लेंथी प्रोसेस है। आपकी पहले दिन वो सोच नहीं रहती है कई बार, और कई बार पहले दिन वो सोच लेके आते हो कि मेरे को तो बेल्ट जीतना है, और ना गो विद द फ्लो। और वो भूख मेंटेन करने में आपको बहुत मेहनत भी लगती है। बहुत मेहनत लगती है, मेहनत है, हर दिन का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको कुछ अच्छी चीज खाने को मिल रही है तो भी आपको अवॉइड करनी पड़ती है, सारी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ती है। सारी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ती है। अभी नेचुरल या वास्तविकता ये है कि लोग वार्म अप में ही ब्लैकआउट होने लग जाते हैं, उल्टियां चक्कर करने लगते हैं। तो आप जब बेल्ट जीतने की बात करो, मतलब किसी को अगर ये देखना हो कि हाँ एमएमए तो बहुत बढ़िया है और ऐसा है वैसा है, मैं भी कर लेता हूँ, दिखता बहुत अच्छा है, तो उसको 1 मिनट की वो इंटेंस फाइट करने की बात कर दूं कि चलो बेटा करते हैं, 1 मिनट फाइट करके देखते हैं। तो उसके बाद जो उसकी हालत रहती है वो 3 दिन तक आने की नहीं रहती है, वो 1 मिनट की फाइट के बाद में। और एमएमए की आप जब टाइटल बेल्ट देखते हो तो वो आधे घंटे की फाइट होती है। 4 मिनट के ब्रेक हो जाते हैं 5 राउंड में, 4 मिनट के ब्रेक हो जाते हैं और 5-5 मिनट के 5 राउंड, और इट्स लाइक हेल। और कोई फाइट ऐसी गेजी और हॉलोवे जैसी आ जाए तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। मैंने आज से 3-4 साल पहले मैं फुटबॉल बहुत खेला हुआ, तो अब मुझे आदत है 90 मिनट भागने की, ऊपर नीचे अप डाउन करने की। एंड बीच में मेरा एक फ्रेंड था जो कि मुझे बोलता है कि बॉक्सिंग क्लास होकर आता है। मैंने कहा कि ठीक है, मतलब फाइट्स अगर 2-2, 3-3 मिनट की होती है तो मुझे स्टैमिना की तो दिक्कत है ही नहीं, मैं तो बस पंचेस चलाऊंगा। बट चिराग, वो 3 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा लंबे 3 मिनट है। आप पूरा खत्म हो जाते हो, उसका रीजन है, आप सोचते हो कि सिर्फ एंड्योरेंस काम आएगा, नहीं, ब्रीदिंग और सारी चीजें सब कुछ का अच्छा चल रहा है, इन बिटवीन एक पंच पड़ गया आपको, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी सारी बुद्धिहीन हो जाते हो आप। लिवर शॉट क्या होता है और लिवर शॉट से क्या होता है? लिवर शॉट से आपकी अगर नाक में पंच पड़ा और खून निकलने लग गया ना, ये आप बेयर कर सकते हो। अगर लिवर शॉट पड़ा तो आप चाह के भी टशन में नहीं रह सकते। आप एकदम आप सांस उखड़ जाएगी आपकी, आप जमीन पे ऐसा तड़पने लगोगे जैसे कि गर्म तवे पे डाल दिया गया आपको। तो लिवर शॉट में एंड आई थिंक माइक टाइसन सबसे ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल करता था। माइक टाइसन की हाइट कम थी तो वो अंदर घुसता था, तो वो अंदर ऐसे ही घुसता था, लिवर शॉट नीचे रह के वो ऊपर पंच मारता था और ऊपर दिखाते दिखाते एक लिवर शॉट देता था और हिल जाता है आदमी, उसके अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है लिटरली। लिवर शॉट तो काफी डेंजरस है। माइक टाइसन और मोहम्मद अली अगर दोनों अपने पीक पे लड़ रहे हैं सेम वेट क्लास पर,
किसके वेट क्लास पे पर? मतलब दोनों का अगर same सेम है, वेट same हाँ, है, पर हाँ। किसके उस पे होगा वेट same? क्लास मैटर नहीं कर रहा, दोनों अपने पीक पर है। दोनों बीच में है। हाँ, मतलब दोनों अलग अलग लेजेंड है और अगर पीक पे कहा जाए तो माइक टाइसन। माइक टायसन, राइट? जरा व्हाट डू यू थिंक? लड़ने वाले नहीं है वो दोनों, कोई भी एक अच्छा सा नाम ले दो। माइक माइक मेरे हिसाब से माइक टायसन। नॉकआउट पावर ज्यादा है उसकी। माइक टायसन एक एनिमल था, ही वाज ब्रूटल। उसको सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए था। हाँ वही बात एक connect मोहम्मद अली बहुत इधर उधर होगा पर मोहम्मद अली में बहुत एक संभल के- एक बहुत भी लग गया तो संभल के माइक खेलता टायसन का था। बहुत पावर पर है। मोहम्मद अली वाज वेरी पेसी एंड उसका करिश्मा था एक फाइटर का, वो जो बातें करता था। कई बार तो मुझे मुझे उस टाइम का जैसे मैकग्रेगर था भाई। हाँ एक्चुअली भी भाई उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तू देखेगा या ना, एग्जैक्टली वो बहुत crazy पोएम्स होता पढ़ता था, वो सामने आके बोलता था आई एम मच मोर प्रिटियर, लाइक आई एम स्मार्ट हैंडसम, वो प्रॉपर मैकग्रेगर था उस एंड टाइम ही वाज अ गुड फाइटर। नोबडी सेइंग कि मोहम्मद अली अच्छा नहीं था, बट माइक टायसन उसके पीक पे ही वाज अनदर एनिमल। वो किस अग्रेशन से उसको लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि माइक टायसन हार सकता है। हाँ भाई। मैं इनफैक्ट यूट्यूब पे उसकी मतलब माइक टायसन की कुछ फाइट्स, अर्ली फाइट्स के जो वीडियोस नहीं होते रॉ वीडियोस, आप वो पंचेस जब सुनते हो, जब उसकी आवाज आती है, हवा की आवाज आती है, यू फील लाइक ये एक पड़ गया अगर। एक पड़ गया तो इंडिया में अभी नेचुरली आपको सबसे ज्यादा अच्छा बॉक्सर कौन लगता है? ठीक है, बहुत प्रोफेशनल बॉक्सर निकल नहीं पा रहे हैं उतने अच्छे इंडिया में जिनका नाम लिया जाए। और नो डाउट बॉक्सिंग बहुत अच्छी है इंडिया में, बट एमेचर लेवल तक, प्रो में कोई भी नहीं है। विजेंदर सिंह ने ट्राई किया था बट उतना नहीं सस्टेन कर पाया। या आई थिंक कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन जनरल इंडिया में काफी अभी अंडर डेवलप्ड है। बहुत- अभी बहुत बहुत टाइम है एज के बाद होने का। गिव अप कर देते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक वैसा सस्टेन कर पाना क्या एक कोई भी नहीं कर पाते। एज करियर क्या है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स में कोई भी लाइक कॉम्बैट स्पोर्ट कर रहा है ना, तो वो 40 तक खेल सकता है competition। Professionally? हाँ प्रोफेशनली 40? 40 तक। 40 तक लाइक बॉडी साथ देगी। हाँ, अब फिर आपके ऊपर अगर पहले ज्यादा Discipline पंचेस हो ले रहे हो तो पहले ही वो हो जाओ हाँ ईशान, भाई। ये अब खत्म कर इंटरव्यू खत्म। ठीक है आ जाओ। एक इंडिया में ना मतलब बहुत अच्छे लेजेंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो बंद कर देते हैं या उनको सपोर्ट नहीं मिलता है वैसा। या अभी आप बाहर के फाइटर्स को देखोगे तो वो दिख जाते हैं, वो लाइक माइक टायसन हो आज भी एक्टिव है, लोग वो भूलने नहीं दे रहा लोगों को कि मैं हूँ वो। तो वो चीज़ अभी वो हर एक स्पोर्ट्स में ही है। अभी लोग बाईचुंग भूटिया को भूल चुके हैं, हाँ ठीक है, और बट आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे तो लोगों को मैराडोना याद है, तो पेले याद है आज भी यार। हाँ, बट हमारे यहाँ वो कमी रह जा रही है। यही चीज, छोटी छोटी चीजें मिसिंग है। खेल छोड़ दिया तो क्या हो गया, लोग क्यों छोड़ रहे हैं उसको, या उसने ऐसा क्यों किया कि लोग उसको छोड़ गए। हाँ लेजेंड तो लेजेंड, उसको अभी सुनील छेत्री टॉप पे चल रहा है, सब कुछ है। अभी वो हॉकी में वो श्रीजीत बहुत अच्छा करके आया, 2 ओलंपिक के मेडल्स हो गए उसके। 4 साल में भूल जाएंगे लोग, अभिनव बिंद्रा को भूल गए लोग। तो ये चीज़ एक मिसिंग है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, एक सपोर्ट भी मिसिंग। हाँ, तो ये मतलब इस चीज़ की भी ज़रूरत है। मतलब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, सिर्फ तेंदुलकर नहीं है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हाँ, लोग भूल जाते हैं लोग इन्होंने क्या किया, क्यों स्पोर्ट्स है। सबको, नीरज चोपड़ा को भूल जाएंगे, मैरी कॉम को भूल जाएंगे, ऐसा कैसे। तो लोग ये थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है, इनको भी ऐसे पाल के रखनी चाहिए चीज़ें कि ये शुरू में तो पूरी ताकत लगा देते हैं विराट कोहली को विराट कोहली बनाने में, पूरा फोकस, सब कुछ, सारा मीडिया भी इन पे ही फोकस करेगा और सारे स्पॉन्सर्स भी वहीं पहुंच जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक समय के बाद सब खत्म हो जाता है। तो वो एक चीज़ मिसिंग है, वो रहनी चाहिए। लाइक मोहम्मद अली लोगों को याद है, मैराडोना याद है, ये सब कुछ याद रखते हैं लोग। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एसोसिएशंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर कोई एमएमए का कोई बहुत अच्छा या कोई बॉक्सिंग का बहुत अच्छा एथलीट है तो उसको रखा जाए, पाल के रखा जाए कि नहीं यार, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी हिस्ट्री है। इन्होंने इस गेम को आज इस लेवल पे बनाया है कि लोग, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन है।
तो सर आपको क्या लगता है कि अब मेरे और ऋषभ में से बेटर टेक्निक किसकी होगी? वो मतलब डिपेंड करता है हम कर क्या रहे हैं। अगर कर हम क्या boxing कर रहे रहे आप हैं, बहस करने वाले हो कि लड़ने वाले हो? बहस तो कर ली तो मैं जीत बहस जाऊंगा। हमने कर ली, अब हम फाइट करेंगे। थोड़ी बहुत ड्रिल्स करते हैं, सीखते हैं थोड़ा, बहुत हमें कैमरा बताइए सिखाते हैं, क्या ऑडियंस कर को सकते सिखाते हैं। हैं। Yes, exactly. एंड फिर आई थिंक आपके 2-3 स्टार्स आने वाले हैं। Yes. उनका एक स्पारिंग मैच देखते हैं। एमेचर फाइटर्स हैं तो ठीक है, चलो चल let's भाई, go, हराऊं let's तेको do मैं। it. तो ग्रे टी शर्ट में कृष्णा है एंड ब्लू टी शर्ट ईशान, और अपकमिंग बहुत ही अच्छे फाइटर हैं ये, ह्यूज पोटेंशियल। अभी एट प्रेजेंट दोनों ही स्टेट चैम्पियन है अपनी कैटेगरी में, और जल्दी ही अपकमिंग नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मुंबई खेलने के लिए जा रहे हैं, और होपफुली दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पर, जैसा कि इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी आप कृष्णा को देखेंगे तो इस टाइम फॉर आर्म बार, अभी टैप किया, दोबारा करेंगे। सीज़न नहीं होगा ट्रेनिंग करने का भी, तो जितना हो सके इक्विपमेंट के साथ में फैमिलियर होना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बिगिनिंग स्टेज में फाइटर गम गार्ड नहीं पहनते हैं, और फाइट अचानक से फाइट कंपटीशन में खेलना रहता है, गम गार्ड पहनते हैं तो फिर उनको अनईजी लगता है, वॉमिटिंग का सिचुएशन में। सिंगल लेग टेक डाउन की ट्राई किया, रिवर्सल थ्रो, और यहाँ से ये अमेरिकाना ट्राई कर रहे हैं। कृष्णा ने सरवाइव किया वहाँ पर और अपने हाथ को बचा लिया। अभी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे निकलूँ। इसको बोलते हैं बग्गी चोक, जो ट्राई कर रहा था, बट सेम वेट पे वो अप्लाई हो पाना आसान रहता है। आर्म बार के लिए ट्राई कर रहा है, आर्म बार एंड कम ऑन माउंट पे जाओ फिर से। कंफ्यूज करो, इसके साथ कर ले, ऋषभ के साथ में अभी। चलो पलटाओ अभी। यस ईशान ने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है उसको, अपने वेट का बेनिफिट ले रहा है वो। अगर उसका ओपोनेंट सेम वेट का रहता था तो इतना इजी नहीं रहता कंट्रोल करना। ग्राउंड एंड पाउंड यहाँ से
सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है अगर एक दो पंच अच्छे कनेक्ट हो जाए तो। गिलिटीन, फाइटर इन बिटवीन, और ये प्रॉपर गिलिटीन ऑलमोस्ट लग गया है। और कृष्णा ने बहुत अच्छा सर प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छा बचा है। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड। गुड गुड गुड। हाँ, ये बहुत अच्छा मूव था, इतनी देर से डिफेंसिव मोड में रह के। फिर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कंट्रोल है। पहले कंट्रोल बढ़ाओ, सही कंट्रोल, पैर लगाओ, पैर फंसाओ प्रॉपर। राउंड, स्टॉप, और RNC and okay, stop, good। हल्का है, बहुत फास्ट है वो, तो ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। सो बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंस के लिए ट्राई करो। यस, कम ऑन, यस, शाबाश। यही है वो, देखते इसमें कितने वीडियो देखे अभी पता चलेगा। चलो आ जाओ। हाँ, इजी। कम ऑन ऋषभ, ये पॉडकास्ट का नाम रोशन कर। थक गया है। 25 सेकंड हो गए, 1 मिनट का राउंड है। तो 15 सेकंड और लास्ट 15 सेकंड। Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 seconds more. 1 2 3 4 मुझे लग रहा है कि भाई तू फर्स्ट राउंड में आई थिंक जजेस के साइड से हार चुका है, पर ठीक है। पानी के नाम पे तेरे को इधर गाली दे रहे हैं हम। राउंड 2, इमेजिन करो कोई लड़की बोर्ड लेके गई राउंड 2 का।
ये सारे पॉइंट्स जाते हुए ऋषभ के, 5, 4, और पॉइंट्स जाते हुए। 2, stop. गुड ट्राई भाई, गुड ट्राई भाई। ऋषभ मैं बहुत अच्छा कोच हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ हार मान ले, तो हार मान लेनी चाहिए इसको। Go. Come on Rishabh, knockout. Okay, guys, thank you so much for watching the Everything Sports podcast. It was a very special episode. Thank you so much to Vikas Sharma for hosting us, getting incredible fighters like Ishan and Krishna to fight Rishabh. Rishabh, कैसा लगा fight I'm करके? exhausted, dude. I'm exhausted. No words. कैसे No कैसे words. स्किल है उनकी? ठीक है, तेरे से 100 गुना ज़्यादा. Okay, got it. Thank you guys for liking, watching and subscribing. Don't forget to follow Vikas Sharma's page. The link is in the description. And don't forget to visit his academy, FOK, at Indore, LIG Square. If you want to find the location, the link is also in the description. And if you think you can beat Rishabh, Yes. this is the place. Come. Come on, guys. Thanks. Bye.